नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 17 अक्टूबर को भारत मंडपम में बोलते हुए पीएम ने बड़े साफ शब्दों में कहा था कि ये चुप रहने वाला भारत नहीं है। ये वो भारत है जो न सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर को भी अंजाम देता है। अब ऐसा भारत जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जाना जाता है, उससे अगर कोई भिड़ेगा और नरेंद्र मोदी की सरकार को हिलाने की कोशिश करेगा, खास तौर से डेमोक्रेसी के नाम पे, तो स्वाभाविक तौर पे उसे ये खेल भारी पड़ जाएगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसे जानने समझने के लिए, इस पूरी कहानी के तमाम पहलुओं को देखने के लिए हम लोग पहले दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला चलते हैं। कहानी वहीं से शुरू करेंगे। हालांकि दक्षिण अमेरिका तो राहुल गांधी भी गए थे, लेकिन वेनेजुएला उनके शेड्यूल में नहीं था। अब सवाल यह है कि आखिर में वेनेजुएला में ऐसा हो क्या रहा है जिसकी वजह से हम अपनी बातचीत का सिलसिला वहां से शुरू कर रहे हैं। देखिए, वेनेजुएला में क्या हुआ है कि कहा गया कि साहब यहाँ जो इलेक्शन है ना, वो रिग हुआ है, तो इसलिए जो चुनकर आए हैं राष्ट्रपति, वो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया से नहीं आए, इसलिए या तो वो हट जाएं, नहीं तो सीआईए को एक्टिवेट कर दिया जाएगा उनको हटाने के लिए। अब यहां बड़ी चीज देखिए कि रिजीम चेंज की कवायद चल रही है, और ये कवायद दक्षिण अमेरिका के कई देशों में हो रही है। क्यों? क्योंकि जो अमेरिकी सरकार है उसके लिहाज से वहां जो है डेमोक्रेसी नहीं है। अब डेमोक्रेसी जब अमेरिका के लिहाज से होगी तभी डेमोक्रेसी मानी जाएगी, और अगर नहीं होगी तो वहां पर जो है हटा दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा मुखिया को। आप देखिए, कमोबेश यही स्थिति बांग्लादेश में हुई। बांग्लादेश में भी कहा गया कि साहब यहाँ इलेक्शन रिग हुआ है और कैसे ये जीत करा सकती हैं, और फिर शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ कर दिया जाता है, और अभी वहाँ मोहम्मद यूनुस जो है वो चला रहे हैं। और वो एक तरह से आप कहें कि अमेरिका की कॉलोनी बन गया है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि भारत विरोधी गतिविधियों का एक तरह से कहें कि वो अड्डा बना हुआ है। अब वहां ये क्यों हुआ? सीधा सा कारण यही था कि करीब में रहेंगे तो भारत में कुछ कुछ कर लिया जाएगा। अब आप देखिए कि जो मॉडस ऑपरेंडी वेनेजुएला में दिखाई दे रही है, जो बांग्लादेश में अपनाई गई, कमोबेश उसी तरह की कवायद यहां का विपक्ष भी शुरू किया। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो सीख कर आए हैं या उनको किसी ने बताया है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप देखिए कि यहां भी तो यही माहौल बनाया जा रहा है, इलेक्शन रिग वाला, और ये पिछले कई सालों से चल रहा है। पहले तो ईवीएम था, अब आ गए हैं मतदाता सूची पे। कुल मिलाकर यहां भी कहानी वैसी ही दोहराई जा रही है कि किसी तरीके से ये कहा जाए कि जो सरकार चुनकर आई है, वो जो सरकार है वो उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से नहीं आई, यानी यहां पर भी लोग लगे हुए हैं। अब हर जगह जब सीआईए ही लगी है तो यहां कोई और लगा होगा, ये तो कहना बेकारी है। अब ये पीएम खूब समझ रहे हैं कि कौन लगा हुआ है। तो जो लोग लगे हुए हैं, सबसे पहले तो उनका जो सेफ हेवन बना हुआ है बांग्लादेश, वहां खूब जो है आप कहें कि अननोन गनमैन जो है वो खूब काम कर रहे हैं। कभी बम्बारमेंट हो जाती है, कभी कहीं धमाका हो जाता है, कभी कोई जो है स्पेशल फोर्स का, अमेरिका का मरीन जो है वो पता चलता है कि आया था वहाँ यहाँ कुछ और करने के लिए, उसके साथ कुछ और हो जाता है। इसी तरह से म्यांमार में भी इनका अब एक सेफ हेवन है, वहाँ भी पता चलता है कि स्ट्राइक हो जाती है। इतना ही नहीं, जिस अफगानिस्तान को इन लोगों ने ये सोचा था कि हम अपना फिर से एक बार बेस वगैरह बना लेंगे, वहां भी भारत ने न सिर्फ अपना दूतावास खोल दिया, बल्कि वहां से पाकिस्तान को सबक सिखाना शुरू कर दिया, और ऐसा सबक सिखाया कि सऊदी अरेबिया तक पाकिस्तान की मदद के लिए खड़ा नहीं हुआ। क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्योंकि ये भारत है, और इन्होंने बाकायदे सामरिक डील की थी कि साहब अगर हमारे ऊपर हमको कोई पीटेगा तो आप आइएगा, और आपको कोई पीटेगा तो हम आएंगे। पाकिस्तान पीटा जा रहा था, सऊदी अरब आ ही नहीं रहा था। अपना कहना यह है कि जो लोग, जो अमेरिका का डीप स्टेट है, जो अमेरिका की अपनी खुफिया एजेंसी है, वो क्या कर रही है?
वो डोनाल्ड लू, ये तमाम लोग जो है इनका एक ही आप एक तरह से कहें कि मॉडस ऑपरेंडी है कि यहां हिलाया जाए सरकार को। अभी देखिए वहां डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को हिलाने में लगे हुए हैं। ये जो 70 लाख लोग बाहर निकले, ओपन सोसाइटी सीधा फंड कर रही है। ओपन सोसाइटी ही अपनी प्रयोगशाला दक्षिण अमेरिका के तमाम देशों को बनाई हुई है। वहां मामला रिजीम चेंज का ही, वो चाहे वेनेजुएला का हमने आपको उदाहरण दिया, लेकिन यही कहानी पेरू की है, यही कहानी चिली की है, यही कहानी कोलंबिया की है, सब जगह वहीं चल रहा है। वो आप देखिए ब्राजील में भी ये लोग यही करने के लिए तुले हुए हैं, किसी तरह से वहां ये सब किया जाए। यानी हर जगह इस तरह की कवायद जो है उसे पीएम बखूबी देख रहे हैं। इसीलिए पीएम कहां चोट कर रहे हैं? पीएम चोट कर रहे हैं अमेरिका की जो आर्थिक नब्ज है उस पर, कि अच्छा तो हमारे यहां आओगे हमको डेमोक्रेसी सिखाने, तो हम तुमको सिखाते हैं कि धंधा कैसे किया जाता है। तेल कहां से ले रहे हैं? रूस से ले रहे हैं। चोक कर गया है कौन? अमेरिका। उसकी हालत खराब है। भाई आप जितना ज्यादा तेल की जरूरत है, भारत बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, इस और ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो सबसे ज्यादा आप ये कहें कि तेल की खपत जो है हिंदुस्तान में, अब जितना तेल हम रूस से खरीद रहे हैं उतना तेल अगर हम अमेरिकी कंपनियों से खरीदें तो अमेरिकी कंपनियों की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी कि साहब बड़ा पैसा आ रहा है। लेकिन भारत ने कहा लूंगा ही नहीं, पहला चीज। दूसरा चीज क्या हो रहा है कि डॉलर में व्यापार करूंगा ही नहीं, अब व्यापार में करूंगा रूपी में। ब्रिक्स में यही चल रहा है, ब्रिक्स में अपनी करेंसी चल रही है। जो जिस देश जो जैसे ब्राजील है, तो ब्राजील और भारत में अगर कोई ट्रेड हो रहा है तो वो ब्राजील का जो आप ये कहें कि मुद्रा है और जो भारत का मुद्रा है उसमें हो रहा है, उसमें डॉलर कहीं नहीं आ रहा है। रूस से हो रहा है भारत का व्यापार तो उसमें कहीं नहीं आ रहा है ये डॉलर। एक समय में भारत आप एक तरह से कहें कि उस तरीके से इस वार में नहीं लगा हुआ था, इस तरह के युद्ध में। लेकिन अब जिस तरीके से डीप स्टेट नरेंद्र मोदी को हिलाने में लगा हुआ है, तो नरेंद्र मोदी इनकी जो आर्थिक नस है उसी को दबा दिए हैं। ब्रिक्स को मजबूत किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ब्रिक्स जो है, आप अगर कुल दुनिया की जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी देखेंगे तो तकरीबन 40 से 45% है, और ये हमने आपको जीडीपी बताया 40 से 45% है। और अगर आबादी के लिहाज से देखेंगे तो 2/3 से ज्यादा आबादी जो है ब्रिक्स, और ब्रिक्स में जो लोग आप ये कहें गेस्ट हैं वो, उन सबको अगर मिला लीजिए तो तकरीबन 5 से 6 करोड़ की आबादी आ जाती है ब्रिक्स के भीतर। लीजिए, मतलब आबादी के लिहाज से भी, यानी उसको आप यूं कहें कि बाजार के लिहाज से भी हम जो है, यानी ब्रिक्स और जो ब्रिक्स का समर्थन कर रहे हैं देश, वो उनकी आप ये कहें कि पहुंच बड़े बाजार में, तो इस लिहाज से भी ये संगठित हो रहे हैं। दूसरा, अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि भारत और चीन की जो है नज़दीकी बढ़े। नरेंद्र मोदी ने कहा मैं आपको समझाता हूं कि होता क्या है। आप हमारे यहाँ लगे हुए हैं ना कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, तो हम आपको सिखाते हैं डेमोक्रेसी क्या है। लगातार चीन के साथ संबंध सुधारे जा रहे हैं। ये संबंध सुधारना अमेरिका के भीतर आप एक तरह से कहें कि सबसे बड़ी हलचल पैदा कर रहा है। वो परेशान है कि हम कैसी नीति अपना रहे हैं जिसकी वजह से भारत जो है वो और चीन के करीब जा रहा है। बड़ी चीज ये है कि अमेरिका ने आप ये कहें कि 2.5 दशक इस बात को दिए कि हम चीन से भारत को दूर रखें। क्यों? क्योंकि वो चीन को काउंटर करना चाह रहे हैं और उस काउंटर के लिए भारत को तैयार करना चाह रहे हैं। भारत उसके लिए कभी तैयार मतलब राजी नहीं था। हम देखिए, हमें अपना ग्रोथ देखना है। हम किसी की आप एक तरह से कहें कि भारत इसमें भरोसा भी नहीं रहता, किसी की लकीर को छोटा करके हम अपनी बड़ा कर लें, नहीं, वो अपना हमको करना ही है बड़ा, तो उस लिहाज से भारत करता रहता है। लेकिन अभी जब ये लोग डिप्लोमेसी में आ गए तो भारत ने कहा कि ठीक है रुको बताता हूं, तुरंत जो है चीन से रिश्ते सुधारने लगे। और हुआ ये कि चीन, रूस और भारत का जो आप ये कहें कि ट्राइलेटरल अपना ट्रेड है, इसको सुधारा जाए। स्थिति ये हो गई कि अमेरिका में आप वहां के सांसदों ने ट्रंप को लिख कर दिया कि आप गलत नीति पे चल रहे हैं,
आप जो है भारत से संबंध सुधारिए, नहीं जिस ढर्रे पर आप चल रहे हैं उस ढर्रे पर जो है अमेरिका को बड़ा नुकसान हो जाएगा, और हो रहा है, शटडाउन चल रहा है वहां। बताइए, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये तमाम चीजें क्यों हो रही हैं? ये तमाम चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपने ये सोचा था कि हम नरेंद्र मोदी को हटा देंगे। तो देखिए, नरेंद्र मोदी अमेरिका की कृपा से तो प्रधानमंत्री बने नहीं हैं, वो तो भारत की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, सो वो बने हुए हैं, तो वो आपके हटाने से हटेंगे भी नहीं। अच्छा, आप क्या सोच रखा है आपने कि ये वो देश है जहां सीआईए और आपके जो है डेमोक्रेसी बचाने वाले आएंगे और लोग तुरंत जो है उलट पुलट देंगे? जिस बिहार को इन लोगों ने सोचा था कि वहां से हम लोग बड़ा कुछ फेरबदल कर लेंगे, यानी वहां सरकार बदल जाएगी तो नरेंद्र मोदी हट जाएंगे, वहां लग रहा है कि 170-75 सीटें लेकर आ रही है। खैर, उसको हटाते हैं। बात हम ये कर रहे हैं कि जैसा प्रयोग हमने आपको शुरू में बताया कि तमाम जगह हुआ था डेमोक्रेसी बहाल करने का, कमोबेश उसी ढर्रे पर भारत में भी कोशिश ये लोग करने में लग गए। लेकिन पीएम कहा जाता है ना, पीएम का अपना 50 साल का राजनीतिक जीवन है, वो अमेरिका को खूब समझते हैं और उन लोगों को भी जो डेमोक्रेसी के नाम पे खिलवाड़ करते हैं। इसीलिए उन्होंने पूरी व्यवस्था कर दी और हर स्तर पर कैसे इन लोगों से निपटा जाए उसका उन्होंने एक मुकम्मल रूपरेखा खींच दिया। और ऑपरेशन सिंदूर ने उस रूपरेखा को आप एक तरह से कहें कि निखार कर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आकर रख दिया और सब जान गए कि भैया डिफेंस हो या फिर भारत की अपनी इकोनॉमी हो, सब लिहाज से भारत बहुत मजबूत है। और दिवाली में जिस तरह से 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, भाई 1 लाख करोड़ रुपए, तो आप ये कहें कि कितने सारे देश इसमें निपट जाएंगे। इससे ये बताता है कि कितनी बड़ी इकोनॉमी है भारत। तो कुल यही कहना है कि जो लोग यहाँ कुछ कुछ करना चाह रहे थे वो कुछ कुछ कर तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्हें हर चीज़ के लिए भारत की तरफ देखना पड़ रहा है। चाहे उनको रूस से बात करनी हो, यानी रूस यूक्रेन वार में संघर्ष विराम कराना हो, या फिर अपने लिए बाजार खोलना हो। अमेरिका तैयार हो गया ना, कह रहे हैं हम 15-16% पे जो है आ जाएंगे टैरिफ वाले पे, वो 50 से 15-16 आ रहे हैं। तो ये वो सिनेरियो है जो पीएम ने पैदा किया है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।